खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो और खैर रागे वर्षत के अभी तो ये सिस्टम तो नॉर्मल सिस्टम होके कहीं कहीं ज्यादा बारिश दे रहा है। 50 साल की लीगल स्टैंडिंग थी कि सुप्रीम कोर्ट ये करती आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। बच्चे के जिस्म पर काफी तशद्दुद के निशानात थे और वो जान बहक हुआ था। मारे जाने को हमने कितना नॉर्मल बना दिया, चाहे वो पेरेंटल एस्पेक्ट से है, चाहे वो उस्तादों के एस्पेक्ट से। कमाल है ये तो कि मतलब ये तो कोई मजाक वाली बात है। नौमई केस में अदालत का महफूज फैसला आ गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 अफराद को बरी कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज, अली हसन, अफजाल अजीम, खालिद कयूम, रियाज हुसैन को भी 10 साल सजा का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे के जेल ट्रायल में फैसला महफूज किया गया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 61 गवाहों की शहादत कलमबंद की गई। तहरीक इंसाफ ने तमाम सजाएं चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात। बारिशें अब मजीद होंगी। चित्राल, अपर और लोअर दीर, स्वात और कोहिस्तान में ग्लेशियर्स फटने का खतरा बढ़ गया। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा है। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और हाफिजाबाद समेत कई शहरों में बारिश से दिन का आगाज। बरसाती नालों में शदीद तुगयानी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में बड़ी फॉल्ट लाइन। बैटिंग में नित नए तजुर्बात, नताइज में अजीबोगरीब कमालात। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी। पहले 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद नवाज लगातार दूसरे मैच में नाकाम। सायम अयूब को भी नजर लग गई। केमिकल मिलावटशुदा और मसनूई दूध की फराहमी के खिलाफ डेयरी फार्मर्स की कार्रवाई की दरख्वास्त। लिखा, अवाम के जानमाल से खेलने वाले डेयरी सेक्टर को मुतासिर कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, प्रोग्राम में बात होगी। और मनशियात फरोशों के खिलाफ खौफ की अलामत। कराची के नौजवान यूनुस अमीन के सोशल मीडिया पर चर्चे। ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से मशहूर यूनुस अमीन अब तक सैकड़ों नशे के आदी अफराद को मरकज़ बहाली मुंतकिल करवा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो और खैर रागे वर्षत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। चलिए अब अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने आपसे यही कहा कि मौसम के हवाले से सादिया समझाया गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन शायद हमने तैयारी नहीं की थी। फैसल, तैयारी कर भी लें तो क्या वो काफ़ी होगी? और सादिया बार बार मेरे जहन में ये सवाल जन्म ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर वो सवाल अपने नाजरीन के सामने हम रख देते हैं। तो ये जो तैयारियां हम आप बारिश और सैलाब से निपटने के लिए करते हैं, क्या ये काफ़ी है? तैयारियां एक तरफ हैं, लेकिन जो कुदरत के साथ छेड़छाड़ हम करते हैं, पहले उससे के बारे में भी तो जरा सा सोचना चाहिए ना फैसल हमें। आबी गुजरगाहों, बरसाती नालों को बंद करके हम कुदरती आफात को मजीद दावत ही तो देते हैं। बिल्कुल, हम तफरीही मकामात का रुख करते हैं, लेकिन क्या हम वेदर एडवाइजरी पढ़ने की जहमत भी करते हैं? ये सादिया सारे सवाल इसलिए क्योंकि परसों गिलगित में सैया सैलाब में बह गए। कल पिंडी में बाप और बेटी अपने घर से निकलते ही पानी की नजर हो गई। फैसल, गाड़ी तो खैर मिल गई, लेकिन वो दोनों बाप बेटी अभी तक नहीं मिल सके हैं। इसहाक काजी अपनी 25 साला बेटी के हमरा कार में सवार थे, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये जो रेला है इसका बहाव कितना तेज़ है। और जैसे ही गाड़ी उनके काबू से बाहर आई, वो हाथ हिलाते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन आसपास के लोगों की तरफ ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने के बावजूद कुछ भी नहीं बन पाया। एब्सोल्युटली, अगर हम वो वीडियो दोबारा से प्ले कर सकें कि किस तरीके से, ये तो सैदपुर की फुटेज है जो इस वक्त आप मुलाजा कर रहे हैं। सैदपुर इस्लामाबाद का एक नवाही इलाका है, बड़ा खूबसूरत सा ये इलाका है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो आपके सामने है। गाड़ियाँ पूरी बह चुकी हैं। वो बाप बेटी, बदकिस्मत बाप बेटी, और वो अपने घर से निकले थे। वो अपने घर से निकले, वी हैव दैट फुटेज, वो हम अपने घर से निकले थे और घर से निकलते ही पूरा सोशल मीडिया पे वो वीडियो राउंड करती रही, क्योंकि उस वीडियो को देखते देखते ही आपके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं कि कोई भी शख्स ड्राइविंग सीट से बैठा हुआ उसमें से हाथ निकाल के वेव कर रहा है, और आपको पता है कि उसके आसपास कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। पानी का बहाव इतना तेज है, कोई अगर हिम्मत भी कर ले तो उसको पता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता।
मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आता है कि ये जो बारिश में तबाही मचा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, बारिशों का बहुत ज़्यादा हाथ है, लेकिन क्या कहीं इसमें हमारी भी कोताहियाँ हैं? ये वो फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं, इसको हमने हाशिया लगा के इस वक्त हाशिए में, और बाप ने हाथ निकाल के कोशिश की है कि किसी को, अच्छा अब इसमें ना इतनी तेज़ बारिश, सैलाब का रेला, अगर वो चीख भी रहा होगा, वो चिल्ला भी रहा होगा, उस शख्स की आवाज़ भी किसी तक नहीं जा रही होगी। इतनी बेबसी होती है, इतनी मजबूरी इस वक्त हो रही होती है। एग्जैक्टली, ये वीडियो किसी और की जानिब से बनाई गई है, लेकिन वो मदद नहीं कर सकते। हम देख भी सकते हैं कि वो मदद नहीं कर सकते। एक तो गाड़ी है, आप गाड़ी तक रीच और जिसके अंदर वो मौजूद है वहां तक आप पहुंचेंगे ही कैसे? और फिर ये कि पानी का बहाव इतना तेज है, अगर आप कोशिश कर भी लेंगे तो आप खुद भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, एक तो ये फुटेज, एक और फुटेज कल सरफेस हुई, और अगेन हम 10 बदस तमाम तर जो नाजरीन हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर वो इस्लामाबाद के दिनवा में रह रहे हैं, उनका अच्छे मौसम को एंजॉय करने का दिल कर रहा है, तो वो प्लीज़ वेदर एडवाइजरी ज़रूर लें। ये तो गुज़िश्ता दिन की फुटेज थी। मार्गला हिल्स की फुटेज भी एक आई है सामने, और उसमें कुछ लोग थे जो गए हैं ऊपर ट्रैक या ट्रेल पे, और वो वहाँ पे फंस गए, और जब वो वहाँ पे फंसे, ये देखें, ये वो फुटेज है, मोमर शख्स हैं एक, उनको कितनी मुश्किल से वहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है। और पानी का बहाव तो देखो, कौन खड़ा रह सकता है? मतलब वहाँ के जो मकामी लोग हैं, शायद उनमें इतनी जान और हिम्मत हो सकती है, लेकिन हम जैसे लोग जो इन इलाकों के आदी नहीं हैं, जो वहाँ सिर्फ ट्रैवलिंग की गर्ज से जाते हैं, हमें वहाँ की नॉर्म्स का नहीं पता होता, हमें वहाँ के पानी के बहाव का भी अंदाज़ा नहीं होता। बार बार एक चीज़ मैं बल्कि चाहूँगी कि हम जब इस सूरत हाल से निकल जाते हैं, क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल है, तो हम इस पर ज़रूरी किसी दिन बात करें कि पाकिस्तान में वेदर तेज़ी से चेंज हो रहा है, बारिशें अब जल्दी होने लगी हैं, गर्मियों की छुट्टियां वहीं की वहीं हैं, लेकिन लोगों को भी ये सोचना होगा कि जब तक हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लेते, आप अपर एरियाज में, खासतौर पे बारिश के मौसम में इन इलाकों में ना जाएं, क्योंकि ये इलाके सबसे पहले लैंड स्लाइडिंग यहाँ होती है, और फिर उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से, बर्फ़ पिघलने की वजह से, सो ऑन, जब बारिशें होती हैं तो नीचे से सरफेस हटना शुरू हो जाता है, पानी बहुत तेज़ होता है, लोग अपने आप को वहाँ नहीं बचा सकते। हमने पिंडी के वाक़े का जिक्र किया, हमारे नुमाइंदे सलमान अवान नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। सलमान, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई, क्या कुछ हुआ, ज़रा ये बताइए, और साथ ये भी बताइए कि वो जो वाक़या हुआ है जिसमें एक बाप और बेटी बह गए गाड़ी में, कुछ उस पर अपडेट्स आई हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ बालाई इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिश जारी है। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में कल से बारिश का ये सिलसिला जो है वो जारी है। कल सुबह सवेरे भी मूसलाधार बारिश हुई थी, और उसके बाद रात को एक बार फिर महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया था कि अगले 12 घंटों में इस्लामाबाद रावलपिंडी और उसके साथ साथ जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर बारिश होगी। और हमने देखा कि रात गए से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं पर मुसलसल जो है वो हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो लेटेस्ट डाटा है उसके मुताबिक रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस्लामाबाद में मैक्सिमम बारिश गुलड़ा के मकाम पर रिकॉर्ड की गई है, जहां पर 70 मिलीमीटर बारिश हुई है सिर्फ 3 घंटों के दौरान। और इसके अलावा सैदपुर में 48, बोकरा में 29, शमशाबाद रावलपिंडी में 11 और रावलपिंडी के चेरी में 49 मिलीमीटर बारिश जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके साथ साथ कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हो रही है, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से भी बारिश की इतलात हैं। सबसे अहम बात यह है कि महकमा मौसमियात ने और NDMA ने भी उसके साथ ही 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रेन अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है, यानी कि बारिशों के बाइस या मानसून के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में हादसात का ख़तरा है, जिसमें लैंड स्लाइडिंग है, सड़कें बंद होना वगैरह। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक ग्लॉफ अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि वहाँ पर जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनके खुदा न खास्ता फटने का या उनसे सैलाबी रेले बहने का ख़तरा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसम जो है वो बारिश की वजह से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा हब्स था, लेकिन इस वक्त मौसम खुशगवार है, और रात के वक्त दर्जा हरारत जो है वो 24 से 25, जबकि दिन के औकात में 36 या 35 के अराउंड रह रहा है। 2 दिन से ये देखने में आ रहा है जब से बारिश शुरू हुई है। तो इस
औसतन कह सकते हैं कि मानसून का जो चौथा स्पेल है उसके ज़रिए असर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक तरफ तो हब्स का जोर टूटा है और उसके साथ साथ मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल से भी हमें अपने व्यूअर्स को बताने, क्योंकि कल आपको याद होगा जब हमारी DGPDM पंजाब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में भी पानी का बहाव आएगा जब मजीद और बारिशें होंगी। तो क्या उसके लिए कोई तैयारियां भी की गई हैं या नहीं, या सिर्फ अभी सुहाने मौसम को एंजॉय किया जा रहा है? हमारे साथ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। अफजाल, ओवर टू यू, बताइएगा कि कोई तैयारियां भी हैं मजीद बारिशों के लिए, क्योंकि पहले भी काफ़ी पानी जमा हो गया था। बिल्कुल, लाहौर शहर में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश का सिलसिला 5:35 पर शुरू हुआ और 7:55 तक बारिश का पहला स्पेल जारी रहा। और अगर बात की जाए कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई है, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो एयरपोर्ट के इलाके में 107.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दीगर इलाकों की बात की जाए तो लक्ष्मी चौक में जो है वो 90 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है, जबकि जेल रोड पर 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चौक नाखुदा में 97 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शाहजमाल में। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये सारा इलाका जो है बारिश के पहले स्पेल में जो है ये डूब चुका है और लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं जो इस पानी में चल के आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? पानी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा पानी है। तो वासा का हमला भी कोई नहीं आया निकालने के लिए? नहीं, इधर नहीं आया कोई भी, अभी नहीं आया कोई। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर वासा का हमला नहीं पहुँच सका। और मेरे कैमरामैन अगर इस साइड पे आपको दिखा सकें तो मेरे इस साइड पे एक शॉप भी है कोल्ड ड्रिंक्स की, जिसकी दुकान के आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है और इनकी जो कस्टमर्स हैं उनको भी यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना है। और शहरियों का कहना है कि अभी तक इस इलाके में जो है वो वासा का अमला नहीं पहुँच सका, जिस वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। और बारिश का सिलसिला एक बार से फिर से जो है वो लाहौर शहर में शुरू हो चुका है। जी ठीक है, हम खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख करते हैं, लेकिन पहले DG मेहर सादगाज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि नया भी अलर्ट कोई जारी किया गया, सबसे पहले तो उस हवाले से बताइए। हाँ बिल्कुल जी, अलर्ट तो जारी हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी ये एक बारिश होती है, जैसे आज रात थी तो इसका रात को अलर्ट इशू किया हुआ था। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वेदर जो है ना 25 तक रहेगा। 25 के बाद इसमें को थोड़ी सी कमी आएगी। अभी ये काफ़ी एक्टिव वेदर है, ये काफ़ी एरिया में है, मुल्तान से लेके आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, जंग, इन इलाकों में। लाहौर में सुबह सुबह काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। लाहौर एयरपोर्ट पे 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो उन इलाकों में डेफिनेटली फिर वो जो सूरत हाल पैदा हो जाती है अर्बन फ्लडिंग की, तो वो भी होगी। शहर में जो है बारिश मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पे 108। तो ये अपना इस्लामाबाद में भी बारिश हुई है रात। अच्छा, ये भी बता सकते हैं आप कि हम कितनी बड़ी बारिशें अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, या हमारा जो मेजर खतरनाक स्पेल था वो गुजर चुका है? नहीं, अभी तो मानसून आखिरी दिन तक खतरनाक है। मैं ये बता दूं, मैं नहीं कह सकता कि अब बारिशें कम होगी, स्पेल कम होगा। आने वाले स्पेल इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। अब वो फर्दर भी आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अभी तो ये सिस्टम तो नॉर्मल सिस्टम होके कहीं कहीं ज्यादा बारिश दे रहा है, ये अब नॉर्मल बारिश है, अब नॉर्मल नहीं। अच्छा, इसमें मेहर साहब एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो ग्लॉफ और दूसरा लैंडस्लाइड, इसके हवाले से भी जारी किए गए अलर्ट, अगर उस हवाले से आप हमें बता सकें। बिल्कुल, वो भी अलर्ट हमने इशू किए हुए हैं, चूँकि पिछले दिनों आपके जो शुमाली इलाके वहाँ पे दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा था। इस दर्जा हरारत की बढ़ने की वजह से हमें लग रहा था कि जी ग्लॉफ इवेंट्स होंगे। तो आपने एक रात देखा होगा, कल एक गिलगित के करीब एक दिन्योर नाला है, वहाँ पे जो तबाही हुई है वो भी आपने देखी होगी।
तो ये इवेंट्स होने के खदशात थे और हमने अलर्ट इशू किए हुए थे। मुतलका इदारे जो है उनको हम बता देते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर पीडीएमए है। फिर उसकी इतला वो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दे देते होते हैं, मुतलका जितने भी हमारे सूबे उनके चीफ सेक्रेटरीज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। हम जो भी चीज़ है वो बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं साहबजादा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये वाकई में बहुत ख़ास वक्त है, बिजी वक्त है, क्राइसिस का टाइम है, तो जाहिर है उसमें अगर आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए ये बड़ी अहमियत है। इसमें सादिया खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ चीज़ें अब सामने आ रही है ना, और उसमें कल की मेरी मालूमात के मुताबिक चित्राल में भी कुछ इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना। स्वात में तो हुआ ही, मदियान में कल हमने बात की, लेकिन कल चित्राल में भी इंसिडेंट हुआ है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं। तर्जुमान पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा बताइएगा कि केपीके में क्या सिचुएशन है, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चित्राल में भी कोई सूरत हाल पैदा हुई थी कल? बिल्कुल, जैसे वेदर आउटलुक को देखा जाए तो क्लाउड आउट बस्ट की वजह से जो है काफ़ी नदी नालों में जो है तूफ़ानी का सामना था। और क्योंकि पहले जो बारिशें होती थी तो नॉर्मल थी, लेकिन इस मरतबा जो मानसून सीज़न में बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा हैं। और बारिशें इस तरह बारिशें हैं जिसमें क्लाउड आउट बस्ट का ख़तरा ज़्यादा रहता है। और क्राउड आउट बस्ट जहाँ पर भी ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है नदी नालों में तूफ़ानी जो है उनका सामना रहता है। रिसेंटली जो हमने एडवाइजरी इशू की थी 21 जुलाई से 25 जुलाई तक जो वेदर ट्रेंड है इसके मुताबिक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसमें एडवाइजरी में यही मेंशन था कि वो इलाके जो भलाई इलाके हैं वहाँ पर क्लाउड आउट बस्ट की वजह से जो है तूफ़ानी का सामना करना पड़ता है, फ्लड का खतरा वहाँ पर ज़्यादा होता है, लैंड स्लाइडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको हमने अलर्ट रखा था। उसके साथ साथ इमदादी टीमें जो थी वो बिल्कुल अलर्ट थी, क्योंकि जितना आपको पता है छुट्टियों के दिन है, बच्चे वगैरह सारी फैमिली वगैरह जो है वो बलाई इलाकों का सफ़र करते हैं, तो उनको हमने अलर्ट रखा था कि वहाँ पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया था। बिल्कुल, अच्छा, तो एक दफ़ा 144 के बावजूद, एडवाइजरी जारी करने के बावजूद लोग नहीं रुकते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि पानी का बहाव आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी इधर तक आपको दिखता है। लोगों को लगता है इस जगह जाएंगे, यहाँ मसला नहीं है, हम वहाँ चले जाते हैं। तो कुछ लोगों को क्यूरोसिटी है, नई से नई जगह जो है एडवेंचर के तौर पर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि रोड्स को बंद कर देना चाहिए, टूरिस्ट इन्फ्लक्स को बिल्कुल कम कर देना चाहिए? व्हाट डू वी डू? बिकॉज टूरिस्ट समझ पा रहा है तो या तो वो अनइन्फॉर्म्ड है, और या फिर वो बिल्कुल केयरफुल नहीं है। नहीं, बात इस तरह है कि जब क्लाउड आउट बस्ट होता है वो उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है। जहाँ पर पानी ज़्यादा है या कहीं रिवर बैंक्स वहाँ पे तो हमने टूरिस्ट को जो है बिल्कुल उनकी आमदोरफ्त को जो है बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है। और बाकी जो इलाके हैं, जिस तरह गलियात का इलाका है हमारे, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर टूरिस्ट को जो है पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है। वहाँ पर जो स्क्रीन इंस्टॉल है, वीडियो स्क्रीन हमने इंस्टॉल की है, वहाँ पर उनको मैसेजेस दिए जाते हैं। जिस तरह वो हिली एरियाज़ का सफ़र स्टार्ट करते हैं तो उसी शुरू ही में जो है उनको एडवाइजरी दी जाती है कि आप ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सयाह भी थोड़ी सी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उनको जो है जो एडवाइजरी दी जाती है, बिल्कुल ठीक है, जो एहतियाती तदाबीर दी जाती है उन पे जो है वो ज़रूर अमल दरामद देख लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर शहजाद साहब, अब मैं जानना चाहूँगा, पंजाब की तो हमने सारी सूरत हाल अभी जानी है, खैबर पख्तूनख्वा में 25 तक कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे बारिशें ज़्यादा हैं, या फिर अगर वो अर्बन एरिया है तो वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है? जब फरवरी से हमारा मानसून प्लान बनता है, मानसून कंटीजेंसी प्लान, उस मानसून कंटीजेंसी प्लान में जो है हम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन से हसास तरीन है, कौन से हसास हैं, कौन से जो हैं कम हसास हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हसास तरीन इलाके जो हैं वो हमारे पास हज़ारा डिवीज़न है और उसके साथ मालाकंड डिवीज़न। हज़ारा डिवीज़न में हमारे पास कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है, गलियात का जो जितना भी इलाका है ये है। फिर मालाकंड डिवीज़न में हमारे पास चतराल अपर है, चतराल लोअर है, दीर अपर, दीर लोअर जो है, ये इलाके जो हैं यहाँ पर ये हिली एरियाज़ हैं, यहाँ पर फ्लश फ्लड का ख़तरा ज़्यादा रहता है। और जो गलियात का जो इलाका है, एबटाबाद का इलाका, यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है।
तो ये 2 डिवीज़न जो है हमने इनको हसास तरीन कैटेगरी में रखा हुआ है। इस तरह के नशेबी इलाकों की तरफ आए, मैदानी इलाकों की तरफ टांग है हमारे पास, वज़ीरिस्तान है, डीआई खान है, ये नशेबी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं जिसमें अर्बन फ्लडिंग का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इनको हमने हसास अज़ला में जो है शामिल किया हुआ है। ये पहले से कैटेगराइज़ हैं, इनमें जो है तमाम फैसिलिटी अवेलेबल हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर अलर्ट हैं, वहाँ पर जो है तमाम डिपार्टमेंट मुतल्लिका अज़ला की जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पर अलर्ट है। तो काफ़ी तैयारी इन जो हसास तरीन इलाके होते हैं यहाँ पर होती है। तो इसके साथ साथ जो है फिर जो वक्तन फ़वक्तन एडवाइजरी इशू की जाती है, तो एडवाइजरी के मुताबिक जो है जिस तरह मैं मौसमियात की तब्दीली में जो है हमें ये पता नहीं चलता कि 144 का जिक्र किया था, मुख्तसरन आप बता सकते हैं कि अभी क्या कोई इलाके हैं जहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है और वो कौन से? तमाम इलाके खैबर पख्तूनख्वा में तमाम इलाके जो हैं जहाँ पर रिवर बैंक्स हैं, जहाँ पर दरियाए चतराल, दरियाए स्वात और दरियाए काबुल के साथ जो इलाके अटैच हैं वहाँ तमाम जिले इंतज़ामिया को जो है हमने अलर्ट रखा है और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। चतराल अपर है, चतराल लोअर है, कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है। इस तरह जो है गलियात साइड में जो हमारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ तमाम जगहों पे जो है दफ़ा 144 नाफिज है। बहुत शुक्रिया जहाँ पे थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर। और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी मिली होगी कि अब एक्चुअली उन्होंने ट्रैवल करना है तो एडवाइजरी कैसे देखनी है, कौन कौन से इलाके हाईलाइट। अच्छा, क्योंकि डैम्स के करीब जो इलाके हैं वो भी वल्नरेबल हो जाते हैं, तो नुमाइंदा हरीपुर आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ज़रा बताएं यहाँ पे क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पे हमें पता चला कि तरबेला डैम में जो बड़ा सैलाबी कोई रेला है और उसकी वजह से कोई ख़तरे की घंटी बजी है, तो बताइए ज़रा क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, हरीपुर समेत बालाई अजला में मानसून की बारिश की वजह से तरबेला डैम में बड़े बड़े सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में इस वक्त भी एक बहुत बड़ी मिकदार में आप जो है सैलाबी रेला तरबेला डैम की तरफ रवां दमा है और हरीपुर की तकरीबन तमाम आपके गुजरगाहों में इस वक्त जो है शदीद सैलाबी सूरत हाल है और तरबेला डैम में इस वक्त जो है तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है दाखिल हो रहा है और इसी मुनासबत से तरबेला डैम से पानी का अखराज भी किया जा रहा है। तरबेला डैम में किसी भी वक्त पानी के लेवल को मद्देनजर रखते हुए तरबेला डैम इंतजामिया के मुताबिक 4 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा सकता है। इस हवाले से हरीपुर की इंतजामिया और तरबेला डैम की इंतजामिया अलर्ट है। इसके साथ साथ मैं बताया चलूँ आपको तरबेला डैम के आसपास और इसके साथ साथ खानपुर डैम के आसपास जहाँ भी अभी कुछ जगहें हैं वहाँ पर इंतजामिया अलर्ट है और ख़ास तौर पर छोई के मुकाम पर, सरायसाला के मुकाम पर, इस तरह खोलियाँ बाला गाजी बराज के मुकाम पर, दौड़ पुल के आसपास जो है इस वक्त जो है इंतजामी अफसरान मौजूद है। रेस्क्यू बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो ये तमाम तर सारी सूरत हाल है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद अहम मामलात हैं डिस्कस करने हैं आपसे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम ज़रा सी बात कर लें। कल देयर हैड बिन अ लॉट ऑफ हलचल जब हम सियासी मंजरनामे की बात करते हैं और मेरे ख्याल में इस पर ज़रा सी बहुत सारी बात होनी चाहिए बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू। 9 मई केस का महफूज होने वाला फैसला जो था उसने हलचल मचाई है और आवाम समेत सियासी जमातें भी अब PTI पर नज़रें जमाए बैठी हैं कि उनका अगला कदम एक्चुअली क्या हो सकता है। कल लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घराव केस का महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम और 4 दीगर अफराद को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िमान को सज़ा भी सुनाई। 9 मुल्ज़िमान हैं ऐसे जिनको सज़ा सुनाई गई है। इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज और दीगर को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 61 गवाहान की शहादतों पर प्रोसिक्यूशन ने ये बयान कलमबंद किए गए थे। और अब पाकिस्तानी सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है, लीगली ये चीज़ क्या होने जा रही है। वैसे PTI ने तो कहा है कि जो बाकियों को भी सज़ा मिली है उनको भी दे आर गोइंग टू चैलेंज। तो हम ज़रा लीगली मामलात पे बात कर लेते हैं। हाफिज़ एहसान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे और सियासी मामलात पे एहतशामुल हक से बात करेंगे। सबसे पहले हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और एहतशाम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, कल जो महफूज फैसला था ये आया है, कुछ को सज़ाएं हुई हैं और कुछ को शक के बुनियाद पर छोड़ दिया गया है। मेरा पहला सवाल ये कि जिनको शक के बुनियाद पर छोड़ा गया है क्या वो अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर किसी भी एक्यूज को जो है वो कॉन्विक्ट हो गया है और कल 2 फैसले आए हैं
एक सरगोदा एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला किया है, दूसरा लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला किया है। उन फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है और लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो इन केसेस को सुनेगा, जो कि सेक्शन 25 जो एंटी टेररिज्म एक्ट का है कि अगर कोई भी शख्स जो है उसे कॉन्विक्ट किया जाता है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, और अगर हाई कोर्ट से अपील उसकी एक्सेप्ट नहीं की जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 185 के नीचे जा सकता है। बट दूसरा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ तक ट्रायल की बात है या ऑफेंस की ग्रेविटी की बात है, वो आप सारों ने देखा कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह 9 मई के इंसिडेंट्स आए। पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 से ज़्यादा मिलिट्री और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो थी, इंस्टॉलेशन जो थी, उन्हें डैमेज किया गया। बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो है मॉनेटरी लॉस पहुँचाया गया। आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे उन्हें उसके अंदर इंजर्ड किया गया। और उसके बाद फिर ये है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया गया कि हमें आर्टिकल 17 के नीचे जो है राइट ऑफ प्रोटेस्ट है या राइट ऑफ असेंबली हमें हासिल है। और दुनिया में किसी जगह भी अनप्रेसिडेंटेड इस तरह होता है कि आप एक मॉब की सूरत के अंदर जाएं और वहाँ के ऊपर जाके आप एक प्लान्ड एक्टिविटी करें। और ये भी आपने देखा है कि अगर ये इंसिडेंट एक या दो जगहों पे होते तो उसके अंदर एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता था कि शायद ये इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन अगर पूरे मुल्क के अंदर ये चीज़ें आई हैं तो ये एक ऑर्केस्ट्रा एक्ट्स के तौर पे या इंटेंशनल एक्ट्स के तौर पे आए हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि आपने अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पर्टिकुलरली पाकिस्तान आर्मी जो है उसको डीमोरलाइज करना है। और उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि जो हमारे शुहदा थे उनकी कैंटोनमेंट्स के अंदर किस तरह जो है वो जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको किस तरह डिसरिस्पेक्ट किया गया, इसका भी पर्पस डीमोरलाइज करना था। और तीसरा इसके अंदर ये था कि एक ऐसा इनिशिएट लिया जाए कि जिससे इस मुल्क के अंदर जो है एक म्यूटिनी जो है वो एक उस लेवल के अंदर जाए, और बाद के अंदर इसके अंदर एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसको क्रिएट किया गया। और उस क्रिएशन के बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनप्रेसिडेंटेड जो है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल जो है उनको स्टेटस कहा कि ये नहीं हो सकते, और जो एक 50 साल की लीगल स्टैंडिंग थी कि सुप्रीम कोर्ट ये करती आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। और दुनिया के 35 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ के अंदर अगर कोई मिलिट्री लॉज की वायलेशन होती है तो सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपील के अंदर उसको भी रिजॉल्व किया और कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस दोबारा आपकी जानिब आएंगे, लीगल ऑप्शंस दोनों जानिब से क्या है इसको जरा डिस्कस कर लेंगे। जो जिनको बरी कर दिया गया है क्या वो भी किसी केस में दोबारा या किसी हायर कोर्ट की वजह में जाकर उनके अगेंस्ट अपील हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। बट एहतशाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एहतशाम साहब, व्हाट ऑप्शंस पीटीआई हैज नाउ, एक लीगली ऑल्सो पॉलिटिकली क्या है? देखिए लीगली तो बहुत सारी बातें एहसान साहब ने बता दी हैं, पॉलिटिकली तो अब ये सादिया इसको कहते हैं फाइनल है, इट हैड टू कम। अब देखें 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया हमारे यहाँ, क्योंकि आप देख लें एहसान साहब ज़्यादा जानते हैं, हमारा जो 1935 एक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वही बरतानिया का बनाया है, उससे हम आगे जाते नहीं है। डिसीजन केसेस में देर लगती है, बावजूद आप इसके कि आप देख लें बड़ी हार्ड एविडेंस दी गई थी, ऑडियो वीडियो एविडेंस मौजूद है इस 9 मई के बारे में। तो उसके बाद से तो लोग कह रहे थे कि जी देर क्यों लग रही है। आपने देखा एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करूं जो हाफिज साहब ने नहीं की, जो डेफिनेटली जानते हैं, जानबूझ के अदालतों ने फैसलों को डिले किया, जानबूझ के जनाब आपने देखे इतनी कई अदालतों में ऐसा हुआ कि वहाँ केसेस गए और जनाब पीटीआई के लोगों को सपोर्ट मिलती थी और वो केसेस ही नहीं लगते थे, तारीख पे तारीख दी जाती थी और इल्जाम पे आता था हुकूमत पे। ये वतीरा तो हमारा हमेशा से रहा है कि ये होता है, यू नो, डीले टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन तो वहाँ आ जाता है कि भाई जहाँ से वो लूप होल का एडवांटेज लिया जा रहा है उस लूप होल को फिल इन कर दें, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का है या जस्टिस का है। देखिए सादिया, वो तो मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि इस हवाले से पार्लियामेंट क्या करती है, हुकूमतें क्या करती हैं, निज़ाम को बदलने की बात होती। अब लिए सियासी असरात इसके क्या होंगे, देखे ना, एक लग रहा था कि ये मामला होना ही है, अब बातें तो अब 804 कैदी की तरफ जा रही हैं, इस तरह और बहुत हो गए, अब उनके फैसले बड़ी तेज साथ आएंगे। देखे ना, अब जो अदालत में सबूत दिए गए हैं, देखें बहुत सारे लोगों के बयानात हैं, इसमें 2 बयान मैं आपको बता देता हूँ। मुराद सईद, आप देख लें ऑडियो में जिस तरह कहते हैं कि आपको जो कहा गया है, जिन जिन जगहों पे कहा गया है आपने वहाँ जाके कार्रवाई करनी है। और आप देख लें शफकत महमूद साहब जो सीनियर पीटीआई के लीडर थे एजुकेशन में, उनको कहा गया कि जी आप जाएं, वो तो ये था कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने का, उन्होंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, ये सियासी तौर पे भी अदरवाइज मुल्क के सालमियत के खिलाफ है, ये हरकत नहीं करें। उन्होंने कहा जी बानी का हुक्म है आप जाएं,
उन्होंने कहा मैं नहीं मानता हुक्म, मैं घर जा रहा हूँ। वो आज तक घर में बैठे हुए सादिया, वो नहीं गए। तो बेशुमार जो है ना एविडेंस हैं जो जिससे साबित होता है कि 9 मई कराया गया, किस तरीके से कराया गया। मेरी इत्तला तो यह है कि 1 साल पूरी तैयारी की। मैं एक अंदर के आदमी की बात बता रहा हूँ, वो पीटीआई के साथ मुझे कहते हैं 1 साल तैयारी की थी कि हमने ये 200 जगहों पे कैसे हमले करने हैं, हमने फौज को कैसे टेम करना है, फैसल किस तरीके से फौज को अपने घुटनों पे लेके आना है। लेकिन देखें, एक आप सोचते हैं एक अल्लाह की, आप देख रहे हैं एक उसका निज़ाम है, उसकी जिसको कहते हैं उसका तरीक़ाकार है। आप अपने मुल्क और रियासत के खिलाफ जब इस तरह करेंगे, सियासी तौर पे लाख इख्तलाफ करें, फौज के रोल के बारे में रात दिन बातें होती, भले आप बात करें, लेकिन ये आपको किसने हक दे दिया है कि अपनी बात मनवाने के लिए आप ये करें। और यहाँ तक कि आसिम मुनीर जिसका आपके साथ तल्लुक वास्ता ही नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए आपने पिंडी में रैली निकाली। मतलब इस हद तक आगे चले गए, चलें वो भी कंडोन हो जाएगी सियासी तौर पे मुखालफत की। लेकिन ये जिस तरीके से आपने शोधा के मोनूमेंट को नुकसान पहुंचाया, आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया, जिसका फायदा क्या कहते हैं हिंदुस्तान को हुआ, और फिर कोर कमांडर हाउस से और बाकी जगहों से सादिया जो बड़े किस्म जबरदस्त किस्म के अपना डॉक्यूमेंट से वहां से उठा के ले गए, उनको आग लगाई इन्होंने। तो ये तो नाकाबिले माफी जुर्म था, जिसके बारे में पीटीआई के लोग भी फैसल जाती तौर पे कहते हैं गलत हुआ। चलें छोड़ दें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, गंडापुर की 2 दफ़ा कह चुके हैं, ये हमारे लोग भटके हुए थे, उन्होंने काम किया, उनको नहीं करना चाहिए था, हम इस पे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हायर लीडरशिप कहती नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, और मेरी सोशल मीडिया भले जो करती है करती रहे, और बैरिस्टर साहब भी यही कहते हैं, गौर भी कहते हैं। साहब, एक प्रेसिडेंट भी सेट हो गया है। कल फील्ड मार्शल साहब ने जो बात की कि 9 मई में जो भी मुलव्विस था उसको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, हम अपने शुहदा की बेहुरमती नहीं होने दे सकते। देखिए, ये तो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया। इस हवाले से तो आप देख लें, पीटीआई में आधे से ज़्यादा लोग प्राइवेटली बात कहते हैं कि गलत हुआ। सारी मुल्क की सियासी मजहबी जमातें कहती हैं, सिविल सोसाइटी कहती है। आप देख लें मीडिया, जो हमारे कंधे पे सादिया आप लोगों के कंधे पे बिठा के हम लोग इसको लेके आए थे बानी पीटीआई को, आपने देखा हमें गालियाँ दी शख्स ने, इनके लोगों ने हमें क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो सवाल यह है कि 1 मैन शो है, पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। आप थोड़ी सी बात करें, देखें आप गालियों को बुछाड़ शुरू हो जाए। कभी रैशनल से नहीं बात की गई, कभी सियासी तरीका कार अडॉप्ट नहीं किया गया, फिर उसका शख्साना आप भुगत ही रहे ना। ओके हाफिज साहब, कमिंग टू यू नाउ। तो अब पीटीआई ने तो कहा है कि जी दे आर गोइंग टू चैलेंज इट। कितना स्ट्रॉन्ग ये चैलेंज होगा? क्या सिचुएशन आगे आने जा रही है व्हेन इट कम्स टू द लीगल ऑप्शंस विद पीटीआई? फैसल, एक तो चीज़ ये है कि इस के अंदर 2 राय नहीं थी कि जो भी इस केस के अंदर मुलव्विस है 9 मई को उसको सजा होनी चाहिए। सिर्फ एक मिलिट्री कोर्ट्स का या एटीसी का था, सबका इस पे इतफाक था। इवन पीटीआई का भी एटीसी के अंदर इनको ट्रायल किया जाए। अब 100 से ज़्यादा पेशियाँ वहाँ पे हुई हैं, पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, अपॉर्चुनिटी डिफेंस को पूरी दी गई है, राइट ऑफ काउंसल दिया गया है, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया गया है। उसके बाद ये है कि अपनी डिफेंस के अंदर अगर कोई एविडेंस लेके आना चाहते हैं वो आप लेके आएँ। एक जगह 50 विटनेसेस आए हैं, एक जगह 61 विटनेसेस आए हैं, और फिर आपने उसके अंदर देखा है कि तकरीबन 2.25 साल ये केस चला है। जो सेक्शन 7 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके अंदर 7 दिन के अंदर आपका ट्रायल जो है वो कंक्लूड होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बड़े लैप्सेस हैं। बट इस केस के अंदर बुनियादी तौर पे ये था कि इस पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से इसको डिले किया जाए, जुडिशरी को टारगेट किया जाए, मिलिट्री को टारगेट किया जाए, जजेस को टारगेट किया जाए, इन एटीसी कोर्ट्स को टारगेट किया जाए। और एक जो क्रिमिनल ऑफेंस था जिसका एग्रीगेशन इस लेवल के अंदर है कि आपने पूरे मुल्क के अंदर जो है एक ऐसी जो है स्टेटस या कैफियत पैदा की कि जिसके अंदर आप इन चीज़ों को ओवरटर्न करना चाह रहे थे, और फिर उसको आपने कवर अप देने की कोशिश की जो आपके सामने आया। ये सवाल मैंने एहतशाम साहब से भी किया था, और मैं दोबारा ये बात करना चाह रही हूँ। मेरा जोर ये है कि लैप्स अभी नहीं, जितने भी पॉलिटिकल केसेस होते हैं ना, आपने देखा होगा वो हमारे यहाँ खासे लंबे चलते हैं। एवरी सिंगल टाइम हम ये बात करते हैं, लैप्सेस बहुत ज्यादा है, लैप्सेस कवर अप नहीं हो पाते। सादिया बात यह है कि इसमें 2 राय नहीं है कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या रेगुलर जस्टिस सिस्टम जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा नहीं उतर रहा। साल से केसेस यहाँ पे चलते हैं। दुनिया में 130 नंबर पे हम हैं, और साउथ एशिया के अंदर हम सबसे लोएस्ट हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है पार्लियामेंटेरियंस की और हमारी इन इंस्टीट्यूशंस की है, जुडिशरी की है कि इनको रेक्टिफाई करें। बट इस केस के अंदर आप देखें ना कि अगर आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर आए
और किस लेवल पे ऑफेंस का ग्रेविटी आई, अगर फिर भी उसके अंदर सिस्टम काम नहीं करता, एक आम आदमी के साथ तो देखे ना कि किस तरह होता होगा। और 2 साल है, 100 से ज्यादा हियरिंग्स हर एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर आई है, और उसके अंदर भी कभी एडजर्नमेंट आ रही है, कभी उसके बाद एक्यूज नहीं आ रहे हैं, कभी उसके बाद एलिगेशन आ रहे हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि जी दूसरे कोर्ट्स के अंदर जाना है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मेरा ये ख्याल ये है कि जो फैसला ATC कोर्ट्स ने दोनों जगह किया है, आपने देखा कि कुछ एक्यूज को उन्होंने एक्विट किया है, कुछ को सेंटेंसेस की है, कुछ को ज़्यादा सजा दी है, 10 साल दी है, कुछ को कम सजा दी है। तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के खिलाफ एविडेंस प्रोसिक्यूशन जिस लेवल तक अदालत ने समझा है कि बियॉन्ड शेडो ऑफ एनी डाउट है, या उनका रोल उस चीज़ के अंदर कितना है, उसकी एग्रीगेशन उसके अंदर कितनी है, उसके अंदर फोरेंसिक एविडेंस कितनी है, इसमें तो दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक ये है कि इनकी अपनी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जो डिजिटल मीडिया के ऊपर है या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर है, और दूसरा उस चीज के अंदर इनकी प्रेजेंस वहां पे मौजूद है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर यकदम ये सारा सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है। वो कराची में भी होता है, वो लाहौर में भी होता है, वो GHQ में भी आता है, वो मियां के एयरबेस पे भी आता है, वो फैसलाबाद की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर पे भी आता है, वहाँ पे जो मौजूद है। उसके बाद कोर कमांडर्स के घर आता है, किस तरह यूनिफॉर्म बाहर निकाल के जो है उसको लेके जाया जाता है। फिर मरदान की आप इंटोनमेंट्स देख लें, पिशावर का आप रेडियो, एक एलिमेंट ऑफ हेट्रेड नजर आता है, प्लान नजर आता है। तो शाम साहब 1 मिनट हमारे पास है, वो 1 मिनट हमारे पास है। आई वुड लाइक टू ऐड, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि अब क्या है, व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेन वी टॉक अबाउट PTI और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में। देखिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर सादिया कि अब इसके बाद जो ये केसेस जितनी तेजी के साथ चलने शुरू है ना, अब ये बड़े बड़े लोग देखिए शाह महमूद कुरैशी, इस तरह के लोग जिन पे एविडेंस है तो उनको छोड़ दिया गया। इस तरह से अब ये ऊपर तक बात जाएगी और ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे अब आप देख लें, इवेंचुअली अब ये होगा कि जो मुल्क दुश्मनी करते हैं, रियासत के खिलाफ जुबान से बात करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि सियासी कैरियर बड़े लोगों का ख़त्म होता नज़र आ रहा है, जिसमें PTI के लोग भी, बानी PTI भी शामिल हैं। कुछ अगर उन्होंने अपने लोगों की बात मान ली, 3 लोगों का नाम बड़े वादे तौर पे देता हूँ जिन्होंने बानी PTI को कहा है, गंडापुर ने कहा है, गौहर ने कहा है और बैरिस्टर सैफ आखिरी आदमी जो बानी PTI को मिल के आए थे। ये तीनों ने जाके उनको बताया कि जी जिस नहज पे हम चल रहे हैं हमारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, हमारी सियासी ऊपर से लेके नीचे तक हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। बेहतर यही आप गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, पहले पार्लियामेंट में जाएं, बाद में आपकी बात किसी और से हो सकती है। नहीं करते तो वो जिद, देखें ये सादिया तारीख बताती है, जिन लोगों ने जिद, घमंड और एरोगेंस से काम लिया उन्होंने अपनी पार्टी को तबाह किया, अपने आप को तबाह किया। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया। देखें पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल एलीट जो कहती है, जो इख्तलाफ भी करती है एक दूसरे से, वो कहती है कि जिस नहज पे PTI गई, इसकी लीडरशिप गई। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई आप टेबल पर आए, टेबल पर आकर बात करें, मसले को हल करें, बात करने से बात बनती है। एहतशाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान साहब आप कुछ कहना चाहते थे, हमारे पास वक्त नहीं था, नेक्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू टेक मोर कट। आपसे भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलें एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। अगली जो चीज़ हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक मुकालमा है, तो उसको एक मुकालमे के तर्ज पे ही सुनिएगा, समझिएगा और महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दोस्त को मेरे सामने मारा, एक नहीं 3 लोगों ने मारा। पहले सबके सामने मारा और फिर कमरे में ले जाकर मारा। मार मार कर अधमुआ कर दिया तो मुझे पानी पिलाने का कहा। मैंने अपने मरते दोस्त को आखिरी बार पानी पिलाया, उसने मेरी गोद में सर रखा और फिर वो खामोश हो गया। फैसल, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि उस्ताद तो रूहानी माँ बाप है ना, लेकिन कैसे ये लोग पत्थर दिल होते हैं? ये कौन से उस्ताद होते हैं जिन्होंने अपने शागिर्द को इतना मारा कि उसको मौत के मुंह में ही धकेल दिया? और कैसे, मतलब ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी आंखें नम हो रही हैं। और क्यों मारा? सजा दें, हम ये तो नहीं कह रहे कि जी कोई सज़ा के तौर पे मारना जायज़ है, लेकिन आपने मारा तो सज़ा क्यों दी गई? इसलिए क्योंकि उस बच्चे ने, उस ख्वाजा खेला के कमसिन फरहान ने छुट्टी कर ली थी। फैसल, मेरे जहन में ये बात एक कर्ब बन गई है। मतलब मैं सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस बात पे कि उस बच्चे ने अपने चचा को बताया है। उस बच्चे के चचा का ये बयान है कि उसने ये कहा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके बावजूद उसको वहाँ पर भेज दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता, जब एक दफ़ा बच्चे को मारा गया होगा, 2 दफ़ा उसके जिस्म पर निशान आए होंगे, आपने फिर भी उस बच्चे को अगर भेज दिया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है?
वो चचा या ख़ानदान के लोग भी ज़िम्मेदार हैं जो फरहान के बार बार मना करने के बावजूद उसे हाथ पकड़ के इन असातिज़ा, अगर तो आप इनको असातिज़ा कहते हैं और समझते हैं, इनके पास छुड़ाए थे। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, हमारी दरख्वास्त है दस्त बदस्त के कमज़ोर दिल के अफराद और बच्चे इन मनाजिर को ना देखें। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएं, वो बच्चा, वो दोस्त जिसका ये बयान था, जो आंखों देखा हाल, उसने क्या बयान किया आपको पहले सुनवाते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं है, ये जालिम है। और आप अपने घर में, आप रोड पे चलते जानवर को भी ऐसे नहीं करते, आप नहीं करते, आप नहीं कर सकते। किसी जानवर की चीख भी आपको दूर से सुनाई देती है, आपका दिल हिल जाता है, आप भागते हैं, देखते हैं कि किसको हर्ट हुआ है, किसको तकलीफ़ हुई है। वो बच्चा रो रहा था, वो बच्चा अपने वालिदैन के पास गया, अपने चचा के पास गया, उसने बताया मुझे चोट लगी है, मुझे मारा गया है, मुझे नहीं जाना। हमारे बच्चे आज हमें आके इस दौर में ये कहते हैं कि मुझे वो टीचर नहीं पसंद है, तो भी हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं पसंद है, क्या बच्चे से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, या हम अपने बच्चों को खुद मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हम अपने नुमाइंदा स्वात अनवर शाह से मज़ीद बात करते हैं। अनवर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अनवर, ये वाक़या ज़रा अहाता कीजिए, इसका क्या हुआ है, कोई गिरफ्तारी अब तक कोई अमल में आई है? जी बिल्कुल, इस वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आ गई और जो ख्वाजा खिला के असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने मदरसे को सील भी कर दिया है। पुलिस ने FIR भी दर्ज की है जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ताहम जो मदरसे का मोहतमिम है और उनका बेटा जो है, जो इस बच्चे से बार बार जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने की लिए दबाव डाल रहा था, वो अभी तक रिपोश है, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। रात 12 बजे तक लोग जो थे वो सड़कों पर बैठे रहे। उन्होंने मदियन कालाम बारेन रोड भी बंद कर दिया था। ताहम इसके बाद मुज़ाकरात हुए ज़िला इंतज़ामिया से उनकी और पुलिस डिपार्टमेंट से, तो पुलिस ने इन मुज़ाहिरीन को बावर कराया कि जुम्मे के रोज़ तक जो है वो मुल्ज़िमान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, जिसके बाद ये एहतजाज जो है ये पुरअमन तौर पर ख़त्म हो गया है। जी ठीक, कुछ पोस्टमार्टम के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने जिनसी ज़्यादती का जिक्र कर दिया है, क्या इन्वेस्टिगेशन इस तरफ ले जाई जा रही है? जी, जब ये बच्चा अपने घर गया था छुट्टी के लिए, तो ये वापस नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अपने दादा और चचा को ये कहा था कि मुझसे जिन्स ख्वाहिशात पूरी के लिए दबाव डाला जा रहा है मुझ पे मदरसे में, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इनका जो चाचा था वो इसने भतीजे को लेके मदरसे आ गया और उन्होंने जो मदरसे के मोहतमिम है उनसे भी शिकायत की और जो नाजिम है मदरसे की उनसे भी शिकायत की कि बच्चे को ये, उन्होंने उसके चाचा से माजरत कर ली और उनके चाचा को वापस भेज दिया। ताहम नमाज़ी मगरिब के वक्त उनके चाचा का कहना है, उन्हें FIR में ये भी दर्ज किया है कि नमाज़ी मगरिब के वक्त उनको काला कि आपका जो भतीजा है वो वॉशरूम में गिर गया है और ज़ख्मी हालत में उसको ख्वाजा खिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उनका कहना है कि जब वो ख्वाजा खिला अस्पताल आए तो बच्चे के जिस्म पर काफ़ी तशद्दुद के निशानात थे और वो जान बहक हुआ था। जी ठीक है अनवर, आपने इस हवाले से अपडेट किया और अल्फाज नहीं है हमारे पास वो तमाम तर अफराद जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो अगर ये सुन रहे हैं महसूस तो किस कदर कर्ब और तकलीफ़ में रहा होगा। गिरफ़्तार करना है अगर, तो हमारी एक बार फिर दस बदस दरख्वास्त है, गिरफ़्तार सिर्फ उनको ना कीजिए जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, गिरफ़्तार उस माइंडसेट को भी कीजिए जहाँ बच्चा बार बार जाके ये पुकारता रहा, कहता रहा, अपने घर वालों को वो कहता रहा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे नहीं जाना है, और फिर भी वो उसको लेकर गए। अब आप खुद सुनने वाले, देखने वाले इसका फ़ैसला कर लें कि कौन ज़िम्मेदार है। माहिर नफ्सियात किंजा सना उमर हमारे साथ मौजूद है। किंजा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम जब तक हमने अपने नुमाइंदे से बात नहीं की थी, कुछ चीज़ें ढकी हुई थी, लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है उसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स खोल दिए हैं। जो तशद्दुद किया जाता है शागिर्दों पे वो तो एक चीज़ है ही, दूसरा उस बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट किया, और तीसरी बात जिसको मैं पहलू यहाँ से उठाना चाहूँगा, जब आपका बच्चा आपको आके ये कह रहा है कि मेरे साथ किसी एजुकेशनल सेटअप में, बाहर किसी प्लेग्राउंड में, मैं कहीं दुकान गया हूँ तो वहाँ शॉपकीपर ने या किसी ने भी दस्तदराजी करने की कोशिश की है, हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, गलत नज़र से देखने की कोशिश की है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पेरेंट्स की, ये आप मुझे बताएं, मैं क्या बताऊं उसमें? देखिए, ये एक बहुत क्रिटिकल मसला है और क्रिटिकल मसला
इस तरह से है कि जब वो बच्चा बार बार आकर आपको ये बता रहा है, या कोई भी बच्चा जब घर आके बार बार ये बताता है कि हमें बुली किया जा रहा है या हमें इस तरह से तंग किया जा रहा है, हमारे साथ इस तरह से हरासमेंट हो रही है, हमारे सिस्टम में तरबियत को मार के साथ इतना मैच कर दिया गया है या डर के साथ इतना मैच कर दिया गया है, खासतौर पे उस्तादज़ा के लेवल पर, कि हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे पर हम इतना यकीन नहीं करते क्योंकि वो तो बच्चा है ना, वो तो कुछ भी कह सकता है अकॉर्डिंग टू अस, वो तो कुछ भी बोल सकता है अपनी पढ़ाई से भागने के लिए, स्कूल से भागने के लिए। तो हमारे सिस्टम में खौफ, मार और तरबियत को इतना आपस में मैच कर दिया गया है कि हमें ये लगता है कि ये सही तरीका है अपने बच्चे को ट्रेन करने का। सो जब बच्चा आके आपको कंप्लेन कर रहा है तो हम उसकी बात पर यकीन नहीं करते, हम उस सिस्टम की बात पर ज्यादा यकीन करते हैं क्योंकि हम बहुत अरसे से इस सिस्टम में रह रहे हैं। पहली बात नहीं हो रहा। और भी बात है ना किंजा, जब आप अपने बच्चे को खुद इतना मारते हैं कि आपके लिए वो एक नॉर्मल बात है, तो आपको लगता है यही तरबियत का ठीक तरीका है। लेकिन जो एक नया पहलू इस केस में सामने आया जिनसी ज्यादती का, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये बड़ा बच्चा है जो अपनी बात कह सकता है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें जो 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे वहाँ जाते हैं किसी भी इदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्कूल में, वहाँ पर उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता होगा तो वो क्या आके बता सकते होंगे? मैंने कुछ बच्चे तो डर ही जाते होंगे, वो क्या बताते हैं उनके साथ कितने दिनों से, कितने सालों से जिनसी ज्यादती हो रही है। के बच्चे जो है वो खामोश हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है, वो स्कूल के नाम पर जो है वो बिल्कुल घबराना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमने नहीं जाना, दिस इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अस। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चा हर दफ़ा, जो छोटे बच्चे हैं खासतौर पे, वो तो वैसे ही स्कूल जाने से तंग करते हैं, तो बजाय इन साइंस को, इन सिंबल्स को सीरियसली लेने के, वो इस चीज़ में कवर अप कर लेते हैं कि शायद बच्चा स्कूल नया नया जाना शुरू हुआ है इसलिए घबरा रहा है, या अभी इसको 2-3 साल हुए, अभी थोड़ा सा और एडजस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। हम मेन जो साइंस है उस पर गौर नहीं करते। ये बच्चा बड़ा था, ये बात कर रहा था, अगर हमने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो जो छोटे बच्चे हैं जो बता ही नहीं सकते, हम उनकी बात पर कैसे यकीन करेंगे? अब इसमें अब ज़रा असातिज़ा वाला पहलू ले आते हैं। ये जो मार के पढ़ाना या खौफ का रखना, मतलब हम बचपन में सुनते थे ना कि जी इंसान 2 तरीके से पढ़ता है, या तो शौक़ से या मार से। और हम ये समझते हैं कि जी क्योंकि हम 2025 में आ गए इसलिए वो मार वाली लाइन कहीं चली गई है ना पीछे। अब पेरेंट्स के पास एक्सेसिबिलिटी है, गुड पेरेंटिंग पे लेक्चर्स होते हैं एंड ऑल दैट। हम अभी भी कहीं बहुत पीछे हैं, हम अभी भी कहीं वहीं पे स्टक हैं, और हम अभी भी यही समझते हैं कि अगर हम उसको 2 हाथ लगा देंगे तो वो जो है वो अपनी राह रास्त पे आ जाएगा। सो अगेन माय क्वेश्चन इज, एक तो आपने पेरेंट्स के रोल पे बात की, नाउ कमिंग टू द टीचर्स रोल। हमारे माशरे में असातिज़ा का एक बड़ा अहम किरदार है, लेकिन इस तरह का वाक़या सिर्फ एक जगह से रिपोर्ट नहीं होता है ना कंजा, बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट होता है। व्हाट लीड्स, मैं साइकोलॉजिकली आपसे बात करना चाहूँगा, एक उस्ताद के जहन को क्या चीज़ ये तहरीक देती है कि जी चले मैं इसको मारता हूँ? वो क्या चीज़ होती है? वो उसको वो ये समझता है कि जी ये बच्चा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, या फिर वो ये भी समझता है कि पीछे ख़ानदान वाले को तो कोई है नहीं परवाह, तो मैं जो करता जाऊँ उसके साथ वो मैं कर सकता हूँ? ये दोनों एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो यहाँ पर हम नज़रअंदाज करते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब भी आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, नॉर्मैलिटी ऑफ द एक्शन, कि वो एक्शन को, उस यानी कि मारे जाने को हमने कितना नॉर्मल बना दिया, चाहे वो पेरेंटल एस्पेक्ट से है, चाहे वो उस्तादों के एस्पेक्ट से है। अगर एक उस्ताद के अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ये एतमाद है कि मैं इस बच्चे को मारूंगा और ये सीख जाएगा, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो उसकी अपनी पर्सनालिटी का फ्लॉ है, वो भी है, उसकी शख्सियत का वो भी एक नुकसान या एक खामी उसकी है, लेकिन उस सिस्टम की वो कितनी बड़ी खामी है कि वो अरसे से यही एक तरीके से बच्चों को सिखाते आ रहे हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, आप मदरसों में जाएं, प्राइवेट स्कूल्स में भी अक्सर, अब तो प्राइवेट स्कूल्स में और किस्म के तरीके इस्तेमाल होते हैं ना, लेकिन बार बार अगर मारने से, डराने से बच्चे को सिखाया जा रहा है तो फिर बच्चा नहीं सीख रहा। लेकिन क्योंकि हमारे उस्ताद जो जितना भी हमारा टीचिंग सिस्टम है, जो भी हमारे उस्ताद हैं, ज़्यादातर, हर एक नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरीके से सिखाते आए हैं, तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि शायद ये तरीका गलत है, क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत अरसे से हो। लेकिन इसको चेंज करना होगा ना। बात जब हम करते हैं तो हम चेंज एक्सपेक्ट करके या होप करके कर रहे होते हैं कि चेंज आएगा, लेकिन मसला ये है कि हम बहुत सारे मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। हम पहले ही उसके ऊपर इतनी सारी और चीज़ें थोप देते हैं कि जी ये इस पैराए में नहीं आता, ये इस पैराए में आता है, इसमें नहीं आता, ये इसमें आता है। पर बात यह है कि तशद्दुद कहीं भी हो रहा है, किसी भी तरीके का हो रहा है, किसी भी जगह पर हो रहा है, जिस भी तरह के इंस्टीट्यूशन में हो रहा है,
नहीं होना चाहिए, फिर वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। देखिए, जब हम किसी टीचर को हायर करते हैं ना किसी स्कूल में एज एन स्टाफ, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसके पास डिग्रीज कितनी है। क्वालिफाई होने में और एजुकेटेड होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपने डिग्रीज ले ली है सिर्फ तो आप क्वालिफाइड है, लेकिन अगर आपने डिग्रीज को अपनी तरबियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बच्चों के साथ बात कैसे करनी है, बच्चों के साथ बहनदीदी से कैसे पेश आना है, उनके अंदर एतमाद कैसे पैदा करना है, उनकी बात को सुनना कैसे, उनको ये कैसे फील करवाना है कि आप यहाँ पर महफूज हैं, तो फिर आपकी एजुकेशन का टोटली कोई फायदा नहीं। अच्छा किंजा, एक चीज़ मैं आपसे मैं ज़रा मैं उस दिमाग, उस जहन को डिकोड करना चाह रहा हूँ। अगर गलती से किसी जानवर की दुम पे पैर आ जाए, कोई छोटा सा पपी भी हो और उसकी आवाज़ निकले, तो कुछ लोगों का दिल बड़ा होता है कि यार वो रोने लग जाते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब इंसान का बच्चा भी उनके आगे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उनको उससे अपीजमेंट मिल रही होती है, उनको उससे क्या खुशी मिल रही होती है। और अगर तो ऐसा हो रहा होता है तो वो क्रिमिनल माइंडेड लोग नहीं है। बिल्कुल, वो क्रिमिनल माइंडेड लोग कैसे नहीं हो सकते? दे आर क्रिमिनल माइंडेड। वो बच्चे को 3 लोग मिलकर मारे। हम इनकी एग्जांपल लेते हैं ना, क्योंकि ये जो 3 लोग थे, ये इस टाइम पे हमारे लिए एग्जांपल है उस पूरे सिस्टम की जिसकी आप बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये 3 लोग हमेशा से एक ही तरीके को तरबियत समझते आए हैं, और उन्होंने तरबियत समझा है कि उनका जो ज़मीर था वो डेड हो गया, वो अब उनको नहीं रोकता किसी भी काम से। तो जब वो एक ऐसी चीज़ को नॉर्मल समझ रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, और उनका ज़मीर उनको नहीं रोक पा रहा, तो वो फिर इंसान नहीं रहते, वो वहशी किस्म के एक जानवर बन जाते हैं, ठीक है। उनके सामने फिर अगर जानवर का बच्चा रहो या इंसान का बच्चा रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एंटी सोशल पर्सनालिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, ये इस किस्म के लोग होते हैं, ये साइकोपैथी, सोशियोपैथी वाली साइड पर चले जाते हैं। आप इनको ये नहीं समझा सकते कि देखो बच्चा तुम्हारे मारने की वजह से मर गया। उनको इस बात से थोड़े अरसे के लिए अगर फर्क पड़ भी जाएगा, तो कुछ अरसे के बाद वो वापस उसी सिस्टम में दोबारा चले जाएंगे, क्योंकि वो उनका नॉर्मल सिस्टम है। इन लोगों के अंदर एहसास नहीं होता, जिस एहसास की आप बात कर रहे हैं, वो एहसास इनके अंदर कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी एक ही चीज देखी है। इनके साथ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मौलाना राना इमरान बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर सर। ये कल वाक़या हुआ है, हम सब तो अपने दिमाग इसके ऊपर सीधे ही नहीं कर पा रहे। जितनी दफ़ा सोचते हैं, मेरे अपने बच्चों के चेहरे मेरी आंखों के सामने बार बार आए जा रहे हैं और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मैं सोच भी नहीं पा रही कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं अपने लफ्ज़ भी नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। आपने ऑब्वियसली इस वाक़े के बारे में सुना होगा, ख़बर भी पढ़ी होगी, क्या कहेंगे ये किस किस्म का रवैया है बच्चों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जो मुसलमान की तारीफ़ की है, अगर वाकई किसी का प्रोग्राम है कि मैं मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारूं और जब दुनिया से जाऊं तो इस्लाम की हालत में जाऊं, मेरे हिसाब से वो बात ही काफ़ी है। आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे पूछा, सअख़बिरुकुम मनिल मुस्लिम, क्या मैं तुम्हें बताऊं मुसलमान कौन है? तो फिर आपने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है कि जिसके ज़ात से, जिसके अमल से मुसलमानों को नहीं, इंसानियत को सलामती पहुँचे। अगर इंसानियत को सलामती नहीं पहुँच रही तो वो समझ ले कि वो मुसलमान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आका करीम अलैहिस्सलाम ने 10 साल बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हैं कि 10 सालों में आका के मुझे मारना तो बड़ी दूर की बात है, ये भी नहीं पूछा ये क्या किया और ये क्यों किया। लिमा फ़अल्ता, ये क्या किया और ये क्यों किया। तो ये मार कुटाई जो मामला ये जो सामने आया कि उस्ताद ने बच्चे को मार मार के मार ही दिया है, ये तरबियत नहीं है, ये तो इंतकाम लिया उन्होंने। या तो वो ज़हनी माजूर हैं या उन्होंने कोई कत्ल का बदला लिया है, जो कि दोनों सूरतों में हराम है, शदीद हराम है। ऐसे इंसान को, ऐसे उस्ताद को इबरत का निशान बनाना चाहिए। और कसूर जिसने मारा है मैं समझूंगा उसका भी बहुत है, लेकिन उससे भी बढ़कर कसूर उन इदारों का है
और उस हुकूमत का मैं कहूँगा कि जो ऐसे लोगों पर पुरानी जो तरतीब है वलकुम फिल क़िसास हयात के क़िसास के अंदर तुम्हारे लिए अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है, जब तक हम इस्लामी निज़ाम को इग्नोर करते रहेंगे, उस तरतीब को छोड़ते रहेंगे जो कि हमारा देश बना ही पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक उस बेस पे नहीं आएंगे, उस जालिम का कसूर तो है ही है, और जो उनको उस कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा रहे, उनको इबरत का निशान नहीं बना रहे, वो उनसे बढ़कर उसमें जिम्मेदार हैं और कसूरवार हैं। मौलाना साहब, आपने ये आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हो गए या और इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से ऐसे वाक़यात मारने पीटने, सरकारी हो प्राइवेट भी हो, मदरसों में भी उनका नंबर आ जाता है, ऐसे वाक़यात आ रहे हैं सामने। हुकूमत क्या करे? क्या रेगुलरली जाके उनको चेक करे? क्या वहाँ CCTV कैमरास लगवा दे, पाबंद कर दे उनको कि भाई ये होना चाहिए ताकि आपकी मॉनिटरिंग हो सके, ताकि कोई बच्चे पे हाथ ना उठाए? क्योंकि शहरी इलाकों में सूरत हाल फ़र्क है, देही इलाकों में सूरत हाल बहुत अलग है। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरत है असाज़ा की तरबियत की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने का अपना मकसद जो बयान फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो भेजा है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जो रब से दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तालीम के साथ साथ तरबियत का अलग से तज़किरा किया गया जी। आज हमारा तरबियत का शोबा ही ख़त्म हो चुका है, ना वालिदैन औलाद की करने के लिए तैयार हैं, वजह क्या है कि वालिदैन ने पढ़ा ही नहीं इस हवाले से, ना असाज़ा पढ़ने के लिए तैयार हैं, वजह क्या है कि असाज़ा को ट्रेनिंग नहीं किया जा रहा, और तीसरी बात, असाज़ा को रखने के लिए कोई मेयार ही मुकर्रर नहीं है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि इनके पास फलां डिग्री है, मदारिस में भी ये देखा जा रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी देखा जा रहा है, ये परखा ही नहीं जा रहा कि ये जो जिसके हवाले हम अपनी पूरी नस्ल दे रहे हैं, क्या ये इस काबिल है। रिश्ता करना होता है तो हम किस हर एतबार से परखते हैं, बिल्कुल। ये जैसे रिश्ता करने में हम हर पहलू में देखते हैं, ये एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो हम बांधते जा रहे हैं, इसके अंदर भी हमें ये परखना ये बड़ा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इन असाज़ा की तरबियत के लिए मैं हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करूँगा कि हमें इसके लिए कोई बाकायदा एक तरतीब देनी चाहिए। जैसे हज के मौका पर कई मुल्क वाले, कई कंट्रीज़ वाले बाकायदा तरबियत देते हैं, उसका सर्टिफिकेट इशू होता है। जैसे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कार्ड इशू होता है, ऐसे वहाँ पर तरबियत का जो इस मेयार पे उतरेगा उसको हम हज पे भेजेंगे। ऐसे ही जो उस्ताद इस मेयार पे उतरेगा उसको पढ़ाने का हक हासिल होगा, चाहे वो मदारिस में पढ़ा रहा है, चाहे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है। जब तक ये नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे जब तक इन असाज़ा पे मुआवजा ना किया जाएगा, गिरफ्त ना की जाएगी, को सजा नहीं दी जाएगी, इस पर कैमरे लगाए जाएं, चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए, और फिर जाके ये काम काबू में आएगा। मौलाना इमरान बशीर साहब, आपने बहुत खूबसूरती से बात को समेटा है। उम्मीद करते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक लेके जाएं। बहुत शुक्रिया आपका कंज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। वर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल इशूज़, तो खैर ये एक वाक़या हुआ है, ऐसा वाक़या पहली मरतबा नहीं हुआ है। दुआ है कि ये वाक़या आखिरी हो, फिर किसी कमसन को इस तरीके से मारा पीटा ना जाए, फिर किसी पे इस तरह की नज़र ना रखी जाए। और खुदारा वालिदैन से दस दरख्वास्त, आपका बच्चा अगर आपको आके कुछ भी कहता है उसको मजाक में ना लें, सीरियस लें। आपका ही बच्चा है और कुछ कह रहा है तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हुआ है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। तीनों हजरात, बात ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर जीत जाए टीम तो वो है अल्लाह शुक्र, और हार जाए तो वो है अल्लाह सबर। कल बहुत सारे लोगों से मैं मिला, हाँ अरे हाँ वो तो देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। अब आपको याद आया, आपको याद आए कुछ लोग हैं, बहुत आप लोग कहते थे ना स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है। यहाँ तो कल जो हुआ है ना स्ट्राइक है ना रेट है, पता नहीं हुआ क्या है। क्रिकेट है, क्रिकेट भी नहीं है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार प्लीज टॉक मी थ्रू। ये जो कल बैटिंग लाइन के परखचे उड़े हैं हमारे, शुरू के 6-7, ये देखें आप, पहले तो साइम अयूब साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये गली क्रिकेट में भी कोई ऐसे रन नहीं लेता होगा।
चलें साइम अयूब आउट हो गए, रन आउट हो गए, और उसके बाद तो फ़खर जमान को देख रहे हैं कि मैं, अरे भाई रन बनता था नहीं, अच्छा मोहम्मद हारिस, ठीक है, ये ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मिचेल स्टार्क ने गेंद कराई है। उसके बाद फ़खर जमान, जब पिच खराब है तो आप कैसे खेलेंगे, वो ऐसे तो नहीं खेलेंगे। उसके बाद हसन नवाज, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेट ली ने ये बाउंसर किया, उस पर वो बीट हो गए। उसके बाद मोहम्मद नवाज की मेरी समझ नहीं आ रही कि भाई 5वें नंबर पे ये बल्लेबाज क्यों आता है, आखिर क्यों। और उसके बाद फिर कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि भाई जब सब जा रहे हैं तो मैं क्यों रहूं, चलो भाई मैं भी चलता हूं। हाँ, तो ये भी हो गया। और उसके बाद फिर एक बार फिर लोग बहुत कहेंगे यार आप खुशदिल शाह के खिलाफ बहुत बात करते हैं, अभी क्या करें, बात नहीं करें तो क्या करें। अब नीचे वालों से कोई शिकवा नहीं। अब्बास आफरीदी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। अगर फ़हीम अशरफ रुक जाते तो ये मैच आखिरी ओवर में ख़त्म हो जाता। अहमद दानियाल ने भी अपनी सी कोशिश की, लेकिन वो फिर ये हुआ कि ये हो गया खत्म। हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब तो सवाल ये बन रहा है कि हम उनसे भी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी पर मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग करने बोलने का तो दिल नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ कहने का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, अब आपको विश कर देते हैं। दिल में हमारे कांटे चुभ रहे हैं। आपका क्या हाल है, क्रिकेट का भी बता दें साथ ही। गुड मॉर्निंग जी। ऐसी क्या हो गया है, ठीक है मैच हार गए हैं, अफसोस है, हाँ बिल्कुल अफसोस है, मैच हार गए। जब हमसे बात हुई थी कि भाई हमने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो आप अगर अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ जाएंगे तो क्या होगा, आप हारेंगे ना, तो लग तो पता जाएगा कि आप कहां पर खड़े हैं। हारने से मसला नहीं है, गंदा हारने से मसला है। जैसे हमारी बैटिंग है, हारने का साथ ये 2-4 चीजें हैं। देखिए, एक तो हमारी कई सालों से क्रिकेट की सूरत हाल इसी तरफ जा रही थी और जा रही है, ठीक है। आप कौन सी टीम से नहीं हारे, आप यूएसए से हारे, आप फिर अफगानिस्तान बेहतर होगी लेकिन आप उससे भी हारे, फिर आप यहाँ भी हार रहे हैं। तो ये हार कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आप जिम्बाब्वे में हारे, 100 रन के अंदर आउट हो गए, उसमें तो सारे खिलाड़ी भी थे। बात ये नहीं है, बात सारी ये है कि आपने जो बेंच तैयार की है उसकी ये सूरत हाल है। और फैसल प्रॉब्लम सारी ये है कि कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि क्रिकेट में हमारी बेहतरी आएगी। हम बड़ी पिक्चर पे अगर बात कर लें, ठीक है, कोच अब आपके नए आ गए हैं, नई टीम आई है, चले इन्हें भी टाइम दे देंगे। बट दो बयान ये तस्वुर करें कि ये बातें हो रही हैं फैसल सादिया कि क्रिकेट को जो है 2 सिस्टम में, 2 ग्रेड सिस्टम में टेस्ट क्रिकेट को लेके जाया जा रहा है और पहली 6 टीमों में आपका नाम नहीं आ रहा, आपको सेकंड ग्रेड में रखने की बातें हो रही हैं। इसमें तो इससे नीचे क्या जाएगी बात, ये सोचने वाली बात है। 2 बयानात आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो जो हमारे कोच हैं उनका तो ये कहना था ही कि यार ये क्या विकेट दे दी हमें, चलें ठीक है। ये अगर कोई ये मोहल्ले के मुश्ताक भाई जो पान की दुकान लगाते हैं ना, अगर वो कहते तो मुझे समझ में आता कि हाँ यार मुश्ताक भाई को, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, आप मैदान में उतारते हैं लड़कों को और आपको पिच रीड करना भी आपका काम है। आपसे नहीं हुआ, आपने कह दिया यार ये क्या पिच दे दी पहली। दूसरी, सर कप्तान सलमान अली आगा ने जो बयान दिया है ना, इस वक्त वो सबसे ज़्यादा मज़ा का खेज़ है। आपको पता है उन्होंने क्या बयान दिया? सलमान अली आगा कहते हैं कि जी हम मैच हार गए लेकिन मैच तो पैसा वसूल हो गया। I mean, मुझे मेरी प्लेयर्स की कोई मुझे समझ में नहीं आया। मैच्योरिटी लेवल का मसला है। इससे पहले वो हम बड़ी मुश्किल से हमने वो लर्निंग से जान छुड़ाई कि जी विन है तो लर्न है। नहीं, आप तो स्ट्राइक और अब जनाब अब इस पे आ गए जी मैच तो हम हार गए लेकिन पैसा वसूल हो गया। क्या बात कर रहे हैं यार हम? मतलब इज इट फनी फवाद भाई, इज इट फनी? मजाक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा मुझे ये तो कोच जो है कुछ उस किस्म के वालिदैन समझ में आ रहे हैं कि गलती आपके बच्चों की है, लेकिन आपने कहा कोई मौसम पे कुछ बात कर दी जाए या हालात की बात कर जाए, अपने बच्चों की गलती नहीं माननी है। तो वो कोच साहब तो इस किस्म के लग रहे हैं। उनका अगर यही एटीट्यूड है कि भाई विकेट, भाई जिस विकेट पे भी है आप क्रिकेट खेलने आए हैं, आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। तो पहली तो आपने मैसेज ही अपनी टीम को गलत दिया है इस किस्म की बात करके। जो सलमान बात कर रहे हैं भाई, मतलब मैं समझता हूँ चीजों को आपको पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए, सिली तो नहीं होना चाहिए। ये कमाल है ये तो कि मतलब ये तो कोई मजाक वाली बात है कि जी पैसा वसूल। ये तो वो वाले बातें हैं जो हम लोग या कोई बाहर का आदमी करता है। आप तो प्रॉपर एनालिसिस देते हैं, एक रियल पिक्चर दिखाते हैं। हम तो शरीफ लोग हैं, दूसरे मुल्क में तो स्टूपिड बोल देते हैं वो लोग।
बट रियल पिक्चर दिखाते हैं और आप एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम अच्छा नहीं खेल रहे, हमें इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, आप इतनी लंबी बैटिंग खिला रहे हैं। अच्छा, मुझे तो दो चीजें समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपकी बॉलिंग बेहतर किया बॉलिंग ने, लेकिन आप बगैर अबरार के, सुफियान मुकीम के, आप इन कंडीशंस में कैसे खेल सकते हैं? मुझे पिछले मैच में भी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अबरार से नया बॉल कराएं। तो हमारी तो ये आई डोंट नो कि क्या करना चाह रहे हैं। अभी और भी वेस्ट इंडीज भी जाएंगे, वहां भी देखते हैं क्या होता है। वो भी कोई आसान टूर नहीं है, वहां तो विकेटें भी इनके मुताबिक मिलेंगी, लेकिन सिचुएशन काफी खराब है ना। इवन बाबर रिजवान मुझे पता है वापस आ जाएंगे, शाहीन भी आएंगे, सर लेकिन आप आपने तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कोई जो बात बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा ये अगर आप जो बड़ी बात टीमों की के बीच है खेलेंगे। ये जो बात की है, हम देखें अपने नाजरीन को, हमारे साथ ही रहेगा फवाद भाई, अपने नाजरीन को एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और वो तस्वीर दिखाएं सर। वो एक बांग्लादेशी फ़ैन है, क्रिकेट फ़ैन, उन्होंने कोई पोस्टर उठाया हुआ है और वो पोस्टर उठा के वो क्या बात कर रहे हैं वो अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा हुआ है। ये देखें, ये पोस्टर है, वो का उर्दू तर्जुमा ये है, याद तो आती होगी, दिल को जलाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज़ रुलाती होगी। बांग्लादेशी क्रिकेट फ़ैन, उन्होंने कहा बाबर वेरी अनलकी, आई मिस यू द किंग। अच्छा देखें फवाद भाई, ये मैंने नहीं कहा, ये सादिया ने नहीं कहा, ये हसन अली ने भी अभी नहीं कहा कि किंग। ये बांग्लादेश के फ़ैन हैं, वो कह रहे हैं किंग को मिस कर रहे हैं, वो बाबर की बात कर रहे हैं। सो यू सी बाबर कमिंग, यू फोरसी हिम कमिंग इन द मैच, इन द नेक्स्ट सीरीज? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली बाबर टीम का बहुत जल्द हिस्सा होंगे। देखिए, बाबर का भी अब मुझे जो परेशानी हो रही थी, जो कुछ बाबर के स्किल वर्क पे काम हो रहा था, देखिए बाबर एक कंप्लीट बैटर है, आप उसे क्या बनाना चाह रहे हैं? मुझे आपने कोहली ने अपनी क्रिकेट सारी खत्म की, जो रूट जिस तरह से खेलते हैं वो उसी तरह से खेलते हैं। वो ये पिंच हिटर टाइप इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते कि जी आप उन्हें छक्के मारने सिखा रहे हैं। सर, हर 20 ओवर की क्रिकेट में हर आदमी वो नहीं होता जो छक्के मारता है, कुछ लोग होते हैं। आपको थोड़ा सा तो स्ट्राइक रेट बेहतर करना होता है ना, उसके और 25 तरीके कार हैं। तो वो और एक चीज पे काम हो रहा है और मुझे नहीं समझ आया कि बाबर भी क्यों तैयार हो गए। वो खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने समझदार हैं कि भाई जिस तरह की, ठीक है अगर उनसे रन नहीं हो रहे या जो भी थोड़ी बहुत कमी बेशी है, बट उनके अपने खेल में उसी तरीके से निखार लेके उन्हें अपनी फॉर्म में वापस लेके आना है। ये नहीं कि उनका स्टाइल ही चेंज। फवाद भाई, मेरा एक और सवाल ये है और वो ये है, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, एक बड़ी माना नहीं लेकिन अंदर की बात ये थी कि इस टीम में ये भी कहा गया बाबर को, कोच साहब ने, कि भाई आप क्या विकेट कीपिंग कर सकते हैं? उसने कहा जी। उसने कहा विकेट कीपिंग करोगे तो फौरन जगह बन जाएगी। तो ये मैं आपको गर्दिश थी ये फिर कोच साहब ने उनसे फरमाया था, जिस पे पता नहीं कोच ने मतलब बाद में कहा कि ऐसे हुई है बात या नहीं हुई। किसी भी ये भी कहा कि अरे मैंने तो आज तक कभी कीपिंग नहीं की, क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी सोच समझ नहीं आ रही ये। हाँ, लेकिन मुझे एक और चीज समझ में नहीं आ रही, अगेन सोच समझ में नहीं आ रही। मोहम्मद नवाज का जो बैटिंग नंबर है इस वक्त, वो आइंस्टाइन के जो फॉर्मूला है उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है और दुनिया आइंस्टाइन के फॉर्मूले को समझ गई, लेकिन मोहम्मद नवाज के बैटिंग नंबर को मैं नहीं समझ पाया हूँ। अगर आप समझ पाएँ हमें समझा दें। देखिए, समझ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पा रहे, इसमें नवाज की वाली बात भी है कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, टीम किस किस्म की बनाना चाह रहे हैं, और आप मतलब आप ऐसा क्या उसने किया है अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में कि आप इतना बड़ा चांस ले रहे हैं। साथ साथ ये कि अगर आपका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैटर को अच्छी बॉल नहीं कर सकता और आप उस चक्कर में उसे बहुत देर बाद लेके आते हैं या बॉल नहीं कराते, तो फिर टीम में जगह नहीं बनती। सर ये दुनिया में नहीं होता कि यार लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो है वो सिर्फ राइट हैंडेड बैटर को बॉलिंग करेगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये और आप बैटिंग के हवाले से भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया है कि जो आप ये चांस ले रहे हैं। ये वही चीज़ है कि नए कोच आए हैं। या फैसल कह रहे हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद साइम। एक तो मुझे ये भी, और मेरा सवाल एक्चुअली आपसे ये होने जा रहा था कि ठीक है आप रिजवान और बाबर को निकाल देते हैं टीम से, बट आपके पास बैकअप नहीं है, नीचे से बैटर्स नहीं आ रहे जिनको आप ऐड कर रहे हैं, वो उतने अच्छे बैटर्स नहीं है। तो जिस वजह के लिए आप उन्हें निकाल रहे हैं वो वजह का वो पूरा नहीं हो रहा ना, आपका मकसद भी तो पूरा नहीं हो रहा। और फैसल का सवाल था कि साइम को क्या हो गया। देखिए साइम एक तो रन आउट हो गए, जो भी गलती थी जो कुछ था पहले मैच में उन्होंने वही अपना शॉट खेला, बॉल बैट पे नहीं आया, तो वो
देखना होगा, उन्हें एडजस्ट होना होगा। साथ साथ आपने अगर बात की निकाल रहे हैं सादिया, देखिए अब मैं निकालने की बात ही नहीं कर रहा, कोई दुनिया में अनफिट भी तो बाज़ वक़्त हो जाता है ना, तो नहीं, उनके आप पिताजी रेस्ट भी को करा देखकर रहे हैं तो उनकी उसका सिचुएशन कोई क्या वजह है ना, आप अपने यंगस्टर्स ठीक को है, ट्राई देखिए करते हैं, आप जो भी चलें रीजन। आप अपनी स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं, हाँ, मैं ये सब एक्सेप्ट करता हूँ, पता चल जाएगा आगे और आपको भी पता चल गया। साथ साथ मैं देख रहा था कि हारिस की बैटिंग तो छोड़ दें, जिस तरह से एज अ विकेट कीपर उनसे कैचेस नहीं लिए जा रहे, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पहली जॉब तो आपकी विकेट कीपिंग है, कम से कम वो तो हो, हर मैच में वो कैच छोड़ रहे हैं। सो वो एक बड़ी परेशानी की बात है कि और नीचे भी जो विकेट कीपर बैठे हैं, आपके पास कोई रिजवान के तो करीब कोई नहीं है, तो ये परेशानी की बात तो है ना। चलिए ठीक है, रिजवान को वापस आ जाएंगे, खेलते रहें, कब तक खेलेंगे, लेकिन आपके पास पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है जो उसके करीब भी खड़ा हो सके, ये एक परेशानी की बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलें, अब होता है ना फवाद भाई के हम लोग बहुत उदास थे, लेकिन हमसे भी ज़्यादा उदास हमारे दोस्त थे क्योंकि हम फेल हो रहे थे, तो हम तो उदास हैं ही, लेकिन चलें एक चीज़ मुंदमिल हुई है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने जो एक काम किया था लेजेंड्स लीग में, वो उनको उल्टा पड़ गया है। तो चलें एक चीज़ जो हम अपने आप को पैसिफाई कर सकते हैं वो ये कह के हम तो हार रहे, तुम भी हार रहे हो, है जी। तो इंडिया के साथ जो हुआ, मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर बात करें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से फवाद भाई ये साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो उनका मैच था, पहले तो मैं आपको ये डिसमिसल दिखाना चाहूँगा। हम इसको क्या बड़ी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं प्लीज़? इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं कि बड़े जो, हाँ ये देखिए, ये शिखर धवन बड़े बड़े जो लेजेंड्स ये कह रहे थे कि ओके जी कुछ भी नहीं, देश के आगे कुछ नहीं, ये हो गया जी, बोल्ड हो गया वो, इतना बुरा बोल्ड, आए हाय, ब्रूट ऑफ अ बॉल, आए हाय, खूबसूरत एंजॉयमेंट्स, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए। खैर उसके बाद फिर ये अंबाटी रायडू और सुरेश रैना भी इसी तरह बोल्ड होके चले गए। तो फवाद भाई गालिबन प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पाकिस्तान से जो मैच उन्होंने नहीं खेला था उसके नतीजे में उनको ये मैच खेलना पड़ा था, ऐसा ही है? अच्छा, ये कुछ ऐसा ही है कि जी बातें जो है वो करोड़ों की और दुकान जो है वो समझ जाए आप, कम बेसन पकौड़ों की। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें और अपने आप को इतना भाई खेलने आए हो, बल्ले से जवाब दो, आप उसमें परफॉर्म करें। यही होता है जब आप बॉलीवुड के स्टार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो आप नहीं हैं। साथ साथ ये कि एक अक्सर वर्ड लेजेंड का इस्तेमाल होता है पाकिस्तान इंडिया में। लेजेंड का मतलब तो समझे, इनमें कोई एक आध दो प्लेयर हैं ऐसे जो उस कैटेगरी में आते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। ये मतलब ठीक है, एक दरमियाने दर्जे के खिलाड़ी हैं, और होता यही है कि जब आप इस किस्म की सियासी बातें कर रहे होते हैं तो खेल के मैदान में भाई अपने काम में तो आप करें। इधर कौन आ गया, यहाँ कौन, क्या मुझे लगता है कि साइड पे उन्होंने शाहिद आफरीदी को बैठाया हुआ था शायद, इस वजह से नाराज होकर जल्दी आउट हो गए। आप देखें मैदान में, मुझे लगता है शाहिद आफरीदी ना नजर आ जाए। हम किस किस्म की चीजें हो रही हैं, किस किस्म की बातें हो रही हैं। और अच्छा एक और चीज बता दूं फैसल, के शाहिद ने तो इस टूर्नामेंट में खेलना ही नहीं है क्योंकि उनकी फिटनेस के मसाइल हैं, वो 2 हफ्ते तक तो खेल ही नहीं सकते। सही। तो अजीब सी एक ड्रामा बनाया था, एक माहौल बनाया था, वो प्रेशर कहीं और से आता है ना फवाद भाई, फिर उनको एड्रेस करना पड़ता है, लगता है नफसियाती तौर पर उसी का शिकार भी हो जाते हैं। फवाद भाई फिर इस मामले पर आपको लेंगे, वक्त की कमी थी, रियली सॉरी एंड थैंक यू सो वेरी मच। देखिए बात यह है कि वक्त की कमी जो है वो भारतीयों के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और अब हुआ ये है कि फाइनली भारत ने ये फैसला किया है कि जो इनको हजीमत उठानी पड़ी है अपने मिग तैयारों की वजह से, उस तैयारे जो है उससे जान छुड़ाने का उन्होंने फाइनली फैसला किया है। बाय द वे इन तैयारों को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। सादिया, जी बिल्कुल, इतने गिरते हैं, इतने गिरते हैं, आपकी सोच है। और इन्हीं तैयारों पर आपको याद है कि वो एक फिल्म भी बनाई गई थी, ठीक है, जिसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। तो इनको उड़ते ताबूत कहा गया है। अब ये मूवी दिखाकर नीचे आपने डिस्क्लेमर करना है कि ये तैयारे इस्तेमाल नहीं करने हैं, उसके साथ ही चल सकती है, अदरवाइज दिस इज अ फेलियर। हाँ, या तो लर्निंग लगा दें इस पे, लर्निंग भी नहीं लगा सकते हैं, अब लर्निंग भी नहीं लगा सकते कि तो खैर अब भारत के लिए म्यूजियम में रख दिए बस। बारहा जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, ये उड़ते ताबूत। और अब भारत ने कहा है कि अब लीमू मिर्च लगाने के बजाय इस पे ताला, कड़ी, जंजीर और उसके बाद शटर ऐसे और शटर यूं, और हम भी कर रहे हैं शटर डाउन। आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन ख्याल अल्लाह हाफिज़। लीमू मिर्च लगाइए, तैयार उड़ाइए। शॉप इज क्लोज्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।